हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजमेरुद्दीन और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, जो कि है आपका इंड एस 8। और सवाल क्या आ सकता है एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का, वो ये आ सकता है एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ इंड एस 8 ऑन चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की। तो अकाउंटिंग पॉलिसी दोस्तों तीन तरीके की हो सकती है। अकाउंटिंग पॉलिसी वो होती है जो पर्टिकुलर कोई सर्कमस्टांस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एसेट्स को जो है डिप्रिशिएट करना है तो मैं क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लगाऊं, क्या मैं WDV लगाऊं या स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊं। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि मैं उस सर्कमस्टांस को कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाई जाती है। तो दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी जो इंड एस में दे रखी हैं, जो जितने भी इंड एस हैं उसमें तीन तरीके से डिफाइन है। सबसे पहले तो मैंडेटरी, कि आपने इस सिचुएशन में ये मैंडेटरी अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है तो लगानी है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कई जगह पे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने डेप्रिसिएशन की बात करी, तो डेप्रिसिएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप WDV भी लगा सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो, जैसा आपको लगता है कि मशीनरी की जो है लाइफ यूटिलाइज होने वाली है, मशीनरी की कंजम्पशन यूटिलाइज होने वाली है, तो उस हिसाब से लगा लो। WDV लगाना है वो लगा लो, स्ट्रेट लाइन लगाना है तो वो लगा लो। पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपने लगाना होता है। उसके बाद कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे कोई अगर गाइडेंस नहीं दे रखी, फॉर एग्जांपल अगर उसमें आप किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, किसी भी इंड एस में आपको गाइडेंस नहीं दे रखी, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपने जो है मैनेजमेंट को अप्रोच करना है और मैनेजमेंट ने जो है अपना बेस्ट जजमेंट लगाना है कि उस सिनेरियो में हमने क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर दिख सकें। तो इसके लिए इंड एस 8 कहता है कि देखो, जो मैनेजमेंट जजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रखी इंड एस में तो आपको मैनेजमेंट जजमेंट लगाना है और इस हिसाब से लगाना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उससे प्रोड्यूस हो, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, वो फेथफुल हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब कि आपको उसकी सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका क्या पर्टिकुलर नेचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को लोन दे रखा है तो, और उसको ऑफ कोर्स ही बात है, अगर एम्प्लॉय को लोन दे रखा है तो हो सकता है मैं उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज ना करूं, कोई एडवांसेस दे रखे हैं एम्प्लॉय को, मैं हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज ना करूं। बट अगर सिमिलर लोन मैं किसी आउटसाइडर, थर्ड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी को देता तो हो सकता था मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूं। जो वो इंटरेस्ट का खर्चा है उसको भी मुझे बुक्स में दिखाना चाहिए और यहाँ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म का प्रिंसिपल यूज़ आ जाता है। बट इसके ऊपर तो ऑफ कोर्स की बात है, गाइडेंस है इंड एस में ऑलरेडी है। बट ऐसी कोई सिमिलर इशू जहाँ पे आपको कोई गाइडेंस नहीं है तो वहाँ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म ज़रूर देखना चाहिए। न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस अप्रोच और कंप्लीटनेस, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तभी जाके मैनेजमेंट जजमेंट कहलाई जाएगी कि वो रेलेवेंट है और रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब अगर कोई भी गाइडेंस नहीं दे रखी किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इंड एस में ही खंगाले। सबसे पहले तो इंड एस को स्टडी करे, अपने बंदों से स्टडी करवाए कि ऐसा कोई रिलेटेड सिमिलर इशू क्या किसी और इंड एस में दे रखा है। हो सकता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड ना हो, बट हो सकता है वो किसी एसेट से रिलेटेड बात बता रखी हो। सिमिलर कोई बात अगर किसी और स्टैंडर्ड में दे रखी है सेम विद इन इंड एस, तो आपको वहाँ पे उसे स्टडी करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो इंड एस जो है वो क्या कहना क्या चाहता है, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या बताना चाहता है किसी डिफरेंट सिनेरियो में, और सेम चीज़ को आप पिकअप करके अपने सिचुएशन में लगा के आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एक प्रोसेस होना चाहिए मैनेजमेंट जजमेंट का। वो प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपने इंड एस में ढूंढ लिया। अगर आपको इंड एस में कोई जानकारी नहीं मिल रही तो हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई उस अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर कोई गाइडेंस निकाली हो इन द रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स। तो आपको देखना चाहिए कि रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने निकाल रखी है कि नहीं। अगर निकाल रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाल रखी तो उस सिनेरियो में आपने जो है किसी और, कोई और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ है, कहीं इंटरनेशनली कोई अवेलेबल है, किसी और बोर्ड की है, तो हो सकता है उन्होंने सिमिलर कंसेप्ट में कोई गाइडेंस निकाल रखी हो, तो आप उसको भी पिक कर सकते हो। आप इसके अलावा अदर लिटरेचर, अकाउंटिंग लिटरेचर्स, जो थ्योरीज़ हैं ऑलरेडी किसी वेल पब्लिश्ड या ऑथराइज्ड पर्सन्स ने अगर पब्लिश कर रखी है, उनको देखो। अदरवाइज आपकी जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है उसको भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री की प्रैक्टिस से बताऊं तो
आई वॉज इन टू ऑडिट ऑफ कॉर्ड ब्लड सेल इंडस्ट्री। तो वहाँ पे क्या था कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन पर्टिकुलरली नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो इन दैट सिनेरियो वो लोग अपने, और उनकी जो बैलेंस शीट्स होती थी वो भी पब्लिक इन नेचर नहीं होती थी, कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी कॉर्ड ब्लड सेल के जो है बिजनेस में नहीं थी। तो उस सिनेरियो में उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, और वहाँ पे ग्रुप में जो उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, तो उसी को वो लोग फॉलो करने लगे। तो एक्सेप्टेड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस हो गई वो उनकी, और उसको वो फॉलो करने लगे। तो इसी हिसाब से अगर कोई एक्सेप्टेड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कवर करने हैं, जब आपने एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपेयर करने हैं, तो ऑफकोर्स आप अपनी इंडस्ट्री से ही करोगे, और अपनी इंडस्ट्री की जो बेस्ट एक्सेप्टेड पॉलिसी है, प्रैक्टिसेस है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बाद जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अब मैनेजमेंट ने डिसाइड कर ली बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड एज वेल एज नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अनलेस अ स्टैंडर्ड परमिट्स और रिक्वायर अदरवाइज। तो आपने उस अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली ऑन सिमिलर ट्रांजेक्शन अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे ही अगर आपने सपोज करो कंसिस्टेंटली तो फॉलो करा, पर कोई चेंज आ गया, कोई अडॉप्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ गया, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, या स्टैंडर्ड में रिवीजन हो गई और अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी, तो इस हिसाब से आपने ट्रांजिशन पीरियड में, अगर स्टैंडर्ड जो नया या रिवाइज स्टैंडर्ड आया है उसमें अगर कोई ट्रांजिशन पीरियड की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है कि ऐसे अप्लाई करना है इस ट्रांजिशन पीरियड में, तो आपने उस हिसाब से कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके जो है, जब आपके डेप्रिसिएशन चेंज हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में, तो उसमें ट्रांजिशन पीरियड में क्या करना था उसकी गाइडेंस अवेलेबल थी, तो उस गाइडेंस के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर रहे थे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रांजिशन प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, तो आपने रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करनी है अपनी फाइनेंशियल्स की, और फिगर्स को जो है रिट्रोस्पेक्टिवली यानी शुरू से आपने उसको बदल के दिखाना है। और फिर अगर ऐसा प्रैक्टिकल है तभी, अगर प्रैक्टिकल है ही नहीं, आपने बेस्ट प्रैक्टिस लगा ली बट आप प्रैक्टिकली उसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे ही छोड़ दो, आप अगले साल से उसको प्रोस्पेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अगर कोई बीच में कोई रिवाइज स्टैंडर्ड, कोई नया स्टैंडर्ड आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स तो नए वाले पहले आ जाते हैं बट वो अप्लाई नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इस सिनेरियो में अगर कोई इंडस्ट्री है जिसके ऊपर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगने वाला है, हो सकता है अगले साल से लग जाए, तो इस सिनेरियो में आपने जो है इंटरवेनिंग पीरियड में, यानी कि फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018 में वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं था पर आ चुका था, वो स्टैंडर्ड वॉलेंट्री आप अप्लाई कर सकते थे बट मैंडेटरीली अगले साल से अप्लाई होना था। तो इस सिनेरियो में मैनेजमेंट ने जो है अपने जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वहाँ पे बताना पड़ेगा कि देखो ये नया स्टैंडर्ड आने वाला है और इसका ये इम्पैक्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कंपनी की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये फिगर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस की, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इतना इम्पैक्ट है। यानी कि अगर मैं ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी जो नई वाली आने वाली है इसको अप्लाई करता, तो हो सकता था मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाता है या 10,000 से कम हो जाता है, ऐसा इम्पैक्ट आपने बताना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो जो भी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, सपोज करो आपकी मशीनरी की लाइफ आपने एस्टिमेट करी थी 4 साल पर, अब आपको लगता है 5 साल, तो अब आपने जो है जो भी चेंजेस करने हैं वो प्रोस्पेक्टिव करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है मेरी मशीनरी जो है 4 साल में चलनी थी बट अब मुझे लगने लगा कि नहीं यार अब तो ये 3 साल में ही चलेगी या फिर 1 साल और चल पाएगी, अगले साल ऐसा लगा, तो आपने इसको प्रोस्पेक्टिव चेंज करने हैं अपने चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, और इसका इम्पैक्ट कहाँ देना है, प्रॉफिट ऑन लॉस में देना है। पर अगर इफेक्ट आपका जो है किसी एसेट या लाइबिलिटी का है, तो आपने इस सिनेरियो में उस एसेट एंड लाइबिलिटी की फिगर्स को एडजस्ट करके दिखाना है अपने फाइनेंशियल्स में। तो वैसे तो आपने जो है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इम्पैक्ट दिखाना है, अदरवाइज एक्सेप्ट इन द फैक्ट कि अगर वो चेंजेस इन एस्टिमेट जो है वो एसेट और लाइबिलिटी या इक्विटी में चेंजेस लाते हैं, तो इस सिनेरियो में आपने एसेट, लाइबिलिटी या इक्विटी की फिगर्स को एडजस्ट करके दिखाना है। नेक्स्ट बात करते हैं एरर्स की। तो एरर्स जो होते हैं वो होती है आपकी मिस्टेक्स, जो हो सकता है आपने कोई पिछली अपने किसी गिवन इन्फॉर्मेशन को गलती से गलत रिकॉर्ड कर लिया, या फिर हो सकता है आपने कोई एक्सपेंस करना भूल गए, कोई एक्सपेंस बुक करना भूल गए, हो सकता है आपने प्रोविजन लेना भूल गए। तो इस सिनेरियो में इन सब बातों को कहते हैं एरर्स।
और अगर कोई पिछले साल के एरर्स है जो आपको इस साल पता चलता है, फॉर एग्जांपल आपने 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट साइन हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, बट इस साल पता चलता है कि कोई पिछले साल का खर्चा था जो आपने जिसका प्रोविज़न लिया ही नहीं या आपने उसका एक्सपेंस बुक ही नहीं करा, तो इस सिनेरियो में जो है इन सब चीज़ों को कहते हैं प्रायर पीरियड एरर्स। और प्रायर पीरियड एरर्स क्या होते हैं? एरर्स डिस्कवर्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड। इस साल पता चला पिछले साल की गलतियाँ, तो उन सब को जो मटेरियल प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस है, जो बहुत मटेरियल आपको लगता है, उनको रिट्रोस्पेक्टिवली आपने एडजस्ट कराना है और आप जो पिछले साल की फिगर्स है उनको चेंज करोगे, रीस्टेट करोगे। और इसका प्रोविज़न भी अवेलेबल है कंपनीज एक्ट 2013 में कि आप रीस्टेट कर सकते हो। तो इसमें कोई वैसे आड़े नहीं आएगी कोई भी दिक्कत, बट आपने रीस्टेट करना है। अनलेस आप अब उसे कर ही नहीं सकते, आपने हर एक रीज़नेबल एफर्ट लगा दिया फिर भी आप चेंजेस नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ा सा इसमें लीनियंसी दिखाई गई है। अनलेस कैन नॉट बी डन आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल efforts. So thank you very much, and you may watch my other UPSC related IndAS lectures which have been already uploaded. So thank you very much.